हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीपक बाहर धूप में बैठे सफ़ेद कागज़ों पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनवाकर भांति भांति के मकानों के नक्शे खींच रहे थे। दोनों बेटे संजू, नवीन और बेटी काजल उनके इर्द गिर्द खड़े बेहद दिलचस्पी के साथ अपनी अपनी पसंद बतलाते जा रहे थे। मुझे हमेशा की भांति अदरक की चाय और कोई लजीज सा नाश्ता बनाने का आदेश मिला था। बाप बेटों की नोकझोंक के स्वर रसोई घर के अंदर तक गूंज रहे थे। सभी चाहते थे कि मकान उनकी ही पसंद के अनुरूप बने। नवीन को बैडमिंटन खेलने के लिए लंबे चौड़े लॉन की आवश्यकता थी। व्यावसायिक बुद्धि का संजू मकान के बाहरी हिस्से में एक दुकान बनवाने के पक्ष में था। काजल अभी 11 वर्ष की थी, लेकिन मकान के बारे में उसकी कल्पनाएं अनेक थी। वह अपने धनवान परिवारों की सहेलियों की भांति 2-3 मंजिल की आलीशान कोठी की इच्छुक थी, जिसके सभी कमरों में टेलीफोन और रंगीन टेलीविज़न की सुविधाएं हों, कार खड़ी करने के लिए गैराज हो। दीपक ठठाकर हंस पड़े। 400 गज की ज़मीन में 5 सितारा होटल की गुंजाइश कहाँ हमारे पास? मकान बनवाने के लिए लाखों रुपए कहाँ हैं? फिर तो बन गया मकान पिताजी, पहले आप रुपए पैदा कीजिए। काजल का मुंह फूल उठा था। तू क्यों रूठकर अपना भेजा खराब करती है? मकान में हमें ही तो रहना है। तेरा क्या है, विवाह के बाद पराए घर जा बैठेगी। संजू और नवीन काजल को चिढ़ाने लगे थे। बच्चों के वार्तालाप का लुत्फ उठाते हुए मैंने मेज पर गर्मा गर्म चाय, पकोड़े, पापड़ सजा दिए और दीपक से बोली, इस प्रकार तो तुम्हारा मकान कई वर्षों में भी नहीं बन पाएगा। किसी इंजीनियर की सहायता क्यों नहीं ले लेते? वह तुम सबकी पसंद के अनुसार नक्शा बना देगा। दीपक को मेरा सुझाव पसंद आया। जब से उन्होंने ज़मीन खरीदी थी, उनके मन में एक सुंदर आरामदेह मकान बनवाने की इच्छाएं बलवती हो उठी थी। दीपक अपने रिश्तेदारों, मित्रों से इस विषय में विचार विमर्श करते रहते थे। कई मकानों को उन्होंने अंदर से लेकर बाहर तक ध्यानपूर्वक देखा भी था। कई बार फुर्सत के क्षणों में बैठकर कागजों पर भांति भांति के नक्शे बनाए बिगाड़े थे, परंतु मन को कोई रूपरेखा संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। कभी आंगन छोटा लगता तो कभी बैठक के लिए जगह कम पड़ने लगती। परिवार के सभी सदस्यों के लिए पृथक पृथक स्नान घर और कमरे तो आवश्यक थे ही। एक कमरा अतिथियों के लिए भी जरूरी था। क्या मालूम भविष्य में कभी कार खरीदने की हैसियत बन जाए, इसलिए गैराज बनवाना भी आवश्यक था। कुछ ही दिनों बाद दीपक किसी अच्छे इंजीनियर की तलाश में जुट गए। एकांत क्षणों में मैं भी मकान के बारे में सोचने लगती थी। एक बड़ा आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण रसोईघर बनवाने की कल्पनाएं मेरे मन में उभरती रहती थी। अपने मकान में गमलों में सजाने के लिए कई प्रकार के पेड़ पौधों के नाम मैंने लिखकर रख दिए थे। एक दिन दीपक ने घर आकर बतलाया कि उन्होंने एक भवन निर्माण कंपनी की मालकिन से अपने मकान के बारे में बात कर ली है। अब नक्शा बनवाने से लेकर मकान बनवाने तक की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। सबने राहत की सांस ली। मकान बनवाने के लिए दीपक के पास कुल 1.5-2 लाख की जमा पूंजी थी। घर के खर्चों में कटौती कर कर के वर्षों में जाकर इतना रुपया जमा हो पाया था। दीपक एक दिन मुझे भवन निर्माण कंपनी की मालकिन संगीता से मिलवाने ले गए। मैं कुछ ही क्षणों में संगीता के मृदु स्वभाव, खूबसूरती और आतिथ्य से कुछ ऐसी प्रभावित हुई कि हम दोनों के बीच अदृश्य सा आत्मीयता का सूत्र बंध गया। हम उन्हें अपने घर आने का औपचारिक निमंत्रण देकर चले आए। मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि वह हमारे घर आकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगी, लेकिन एक शाम आकस्मिक रूप से उनकी चमचमाती विदेशी कार हमारे घर के सामने आकर रुक गई। मैं संकोच से भर उठी कि कहाँ बैठाऊँ इन्हें, कैसे सत्कार करूँ। संगीता शायद मेरे मन की हीन भावना भाप गई। मुस्कुराकर स्वतः ही एक कुर्सी पर बैठ गई। सरिता जी, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? मैं निद्रा से जागी, लपक कर रसोई घर से पानी ले आई। चाय की चुस्कियों के साथ वार्तालाप का लंबा सिलसिला चल निकला। इस बीच बच्चे कॉलेज से आ गए थे। वे भी हमारी बातचीत में शामिल हो गए। फिर संगीता यह कहकर चली गई, मैंने आपकी पसंद को ध्यान में रखकर मकान के कुछ नक्शे बनवाए हैं।
कल मेरे दफ्तर में आकर देख लीजिएगा। संगीता के जाने के बाद मेरे मन में अनेक अनसुलझे प्रश्न डोलते रह गए थे कि उसका परिवार कैसा है, पति कहाँ है और क्या करते हैं, इनके संपन्न होने का रहस्य क्या है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं संगीता को जानती हूँ, उनका चेहरा मुझे परिचित जान पड़ता, लेकिन बहुत याद करने पर भी कोई ऐसी स्मृति जागृत नहीं हो पाती थी। कभी मैं सोचने लगती कि शायद अधिक आत्मीयता हो जाने की वजह से ऐसा लगता होगा। अगले दिन शाम को मैं और दीपक दोनों उनके दफ्तर में नक्शा देखने गए। एक नक्शा छांटकर संतुष्ट भाव से हमने वैसा ही मकान बनवाने की अनुमति दे दी। बातों ही बातों में दीपक कह बैठे, रुपए की कमी के कारण शायद हम पूरा मकान एक साथ नहीं बनवा पाएंगे। संगीता झट आश्वासन देने लगी, आप निश्चिंत रहिए, मैंने आपका मकान बनवाने की जिम्मेदारी ली है तो पूरा बनवाकर ही रहूँगी। बाकी रुपए मैं अपनी जिम्मेदारी पर आपको कर्ज दिलवा दूंगी, आप सुविधा अनुसार धीरे धीरे चुकाते रहिए। दीपक उनके एहसान के बोझ से दब से गए। मुझे संगीता और भी अपनी सी लगने लगी। नक्शा पास हो जाने के पश्चात मकान का निर्माण कार्य शुरू हो गया। अब तक संगीता का हमारे यहाँ आना जाना बढ़ गया था। वह खाली हाथ न आकर बच्चों के लिए फल, मिठाइयाँ और कुछ अन्य वस्तुएं लेकर आने लगी थी। आते ही वह सबके साथ घुल मिलकर बातें करने लग जाती। रसोई घर में पटरे पर बैठकर आग्रह के मुझसे दाल रोटी लेकर खा लेती। मैं संकोच से गड़ जाती, उन्हें फल मिठाइयाँ लाने को मना करती, परंतु वह नहीं मानती थी। दीपक मुझसे कहते, संगीता जी जो करती हैं उन्हें करने दिया करो, मना करने से उनका दिल दुखेगा, उनके अपने बच्चे नहीं हैं, इसलिए वह हमारे बच्चों पर अपनी ममता लुटाती रहती हैं। मैं परेशान सी हो उठती। भरे पूरे शरीर की स्वामिनी संगीता के अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसने उन्हें मातृत्व से वंचित कर दिया है। मैं उनके प्रति असीम सहानुभूति से भर उठती थी। दिन मन का क्षोभ दीपक के सामने प्रकट किया तो उन्होंने बताया, संगीता जी के पति अपाहिज है, बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने गलती से उनके शुक्राणु वाली नस काट दी थी। मैं और अधिक सहानुभूति से भर उठी। दीपक बताते रहे, संगीता जी के पति की प्रथम पत्नी का एक पुत्र उनके साथ रहता है, जिसे उन्होंने माँ की ममता देकर बड़ा किया है। इतनी बड़ी फर्म, दौलत, प्रसिद्धि, सब कुछ संगीता जी की अटूट परिश्रम का सुखद परिणाम है। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि संगीता की गुप्त बातों की जानकारी दीपक को कैसे हो गई, कब और कैसे दोनों के बीच इतनी घनिष्ठता हो गई कि वे दोनों गुप्त संबंधों पर भी चर्चा करने लगे। मैंने इस विषय में दीपक से प्रश्न किया तो वह झेपकर खामोश हो गए। मेरे अंतर में संदेह का कीड़ा कुलबुला उठा था। मुझे लगने लगा कि संगीता अकारण ही हम लोगों से आत्मीयता नहीं दिखलाती है, वह हमारे बच्चों पर खर्च करके हमारे घर में अपना स्थान बनाना चाहती है। कोई ऐसे ही तो किसी को हजारों का कर्जा नहीं दिलवा सकता। इन सब का कारण दीपक के प्रति उनका आकर्षण भी तो हो सकता है। दीपक 55 वर्ष के होने पर भी स्वस्थ सुंदर थे। शरीर स्वस्थ के कारण अपनी आयु से कई वर्ष छोटे दिखते थे। किसी सम आयु की महिला का उनकी ओर आकर्षित होना आश्चर्य की बात नहीं थी। मैं सोचने लगी, संगीता जैसी सुंदर महिला एक अपाहिज आदमी के साथ संतुष्ट रह भी कैसे सकती है। मुझे अपना घर उजड़ता हुआ लगने लगा था। अब जब भी संगीता मेरे घर आती, मेरा मन उसके प्रति करवाहट से भर उठता था। उनकी मधुर मुस्कुराहट के पीछे छल कपट दिखाई देने लगता। ऐसा लगता जैसे संगीता अपनी दौलत के कुछ सिक्के मेरी झोली में डालकर मुझसे मेरी खुशियाँ और मेरा पति खरीद रही है। मुझे संगीता, उनकी लाई गई वस्तुओं और उनकी दौलत से नफरत होती चली गई। मैंने उनके दफ्तर जाना बंद कर दिया। वह मेरे घर आती तो मैं बीमारी या व्यस्तता का बहाना बनाकर उन्हें टालने का प्रयास करने लगती थी। मेरे बच्चे और दीपक उनकी आते ही उनकी आवभगत में जुटने लगते थे। यह सब देख मुझे बेहद बुरा लगने लगा था। मैं संगीता के जाने के पश्चात बच्चों को डांटने लगती, तुम सब लालची प्रवृत्ति के क्यों बनते जा रहे हो, क्यों स्वीकार करते हो इनके लाए हुए उपहार, इनसे इतनी अधिक घनिष्ठता किस लिए, कौन है यह हमारी, मकान बन जाएगा फिर हमारा और इनका रिश्ता ही क्या रह जाएगा। बच्चे सहमकर मेरा मुंह देखते रह जाते, क्योंकि अभी तक मैंने उन्हें अतिथियों का सम्मान करना ही सिखाया था।
संगीता के प्रति मेरी उपेक्षा को कोई नहीं समझ पाता था। सभी मेरी मनोदशा से अनभिज्ञ थे। मकान के किसी कार्यवश जब भी दीपक मुझसे संगीता के दफ्तर चलने को कहते, मैं मना कर देती। वह अकेले चले जाते तो मैं मन ही मन कुढ़ती रहती, लेकिन ऊपर से शांत बनी रहती थी। मैं दीपक को संगीता के यहाँ जाने से नहीं रोकती थी। सोचती, मर्दों पर प्रतिबंध लगाना क्या आसान काम है। पूरा दिन घर से बाहर बिताते हैं। कोई पत्नी आखिर पति का पीछा कहाँ तक कर सकती है। मेरे मनोभाव से बेखबर दीपक जब तक संगीता की प्रशंसा करने बैठ जाते, अक्सर कहते, संगीता जी से मुलाकात नहीं हुई होती तो हमारा मकान इतनी जल्दी नहीं बन पाता। कभी कहते, संगीता जी दिन रात परिश्रम करके हमारा मकान इस प्रकार बनवा रही हैं जैसे वह उनका अपना ही मकान हो। कभी ऐसा भी हो जाता है कि संगीता अपने किसी निजी कार्यवश दीपक को कार में बैठाकर कहीं ले जाती। दीपक घंटों के पश्चात प्रसन्न मुद्रा में वापस लौटते और बताते कि वह किसी बड़े होटल में संगीता के साथ भोजन करके आ रहे हैं। मेरे अंदर की औरत यह सब सहन नहीं कर पा रही थी। मैं यह सोचकर ईर्ष्या से जलती भुनती रहती कि संगीता की खूबसूरती ने दीपक के मन को बांध लिया है। अब उन्हें मैं फीकी लगने लगी हूँ। उनके मन में मेरा स्थान संगीता लेती जा रही है। कभी मैं क्षुब्ध होकर सोचने लगती, इस शहर में मकान बनवाने से मेरा जीवन ही नीरस हो गया। एक शहर में रहते हुए दीपक और संगीता का साथ कभी नहीं छूट पाएगा। अब दीपक मुझे पहले की भांति कभी प्यार नहीं दे पाएंगे। संगीता अदृश्य रूप से मेरी सौत बन चुकी है। हो सकता है दोनों हम बिस्तर हो चुके हो। आखिर होटलों में जाने का और मकसद हो भी क्या सकता है। हमारा मकान पूरा बन गया तो मुहूर्त करने के पश्चात हम अपने घर में आकर रहने लगे। संगीता का आना जाना और दीपक के साथ घुल मिलकर बातें करना कम नहीं हो पाया था। एक दिन मेरे मन का आक्रोश जबान पर फूट पड़ा। अब इस औरत के यहाँ आना जाना बंद क्यों नहीं कर देते। मकान कभी का बनकर पूरा हो चुका है। अब इस फालतू मेल जोल का समापन हो जाना ही बेहतर है। कैसे स्वार्थियों जैसी बातें करने लगी हो। संगीता जी ने हमारी कितनी सहायता की थी, अब हम उसका तिरस्कार कर दें, क्या यह अच्छा लगता है। तब क्या जीवन भर उसे गले लगाए रहोगे। तुम्हें जलन होती है उसकी खूबसूरती से। दीपक मेरे क्रोध की परवाह न करके मुस्कुराते रहे, फिर लापरवाही से बाहर चले गए। क्रोध और उत्तेजना से मैं कांप रही थी। जी चाह रहा था अभी जाकर उस आवारा चरित्रहीन औरत का मुंह नोच डालूं। अपने अपाहिज पति की आंखों में धूल झोंकर पराए मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिरती है। अब तक ना मालूम कितने परसों के साथ मुंह काला कर चुकी होगी। उसे उस अपरिचित अनदेखे व्यक्ति से गहरी सहानुभूति होने लगी, जिसकी पत्नी बनकर संगीता उसके प्रति विश्वासघात कर रही थी। मैं सोचने लगी, अगर यह कांटा अभी से उखाड़कर नहीं फेंका गया तो मेरा मन जख्मी होकर लहूलुहान हो जाएगा। इससे पहले कि मामला और आगे बढ़े, मुझे संगीता के पति के पास जाकर सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए कि वे अपनी बच्चलन पत्नी के ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर दे। वह दूसरों के घर उजाड़ती फिरती है। उनके घर का पता मुझे मालूम था। एक बार मैं दीपक के साथ घर के बाहर तक जा चुकी थी। उस वक्त संगीता घर पर नहीं थी। नौकर के बताने पर हम बाहर से ही लौट आए थे। घर के सभी काम बच्चों पर छोड़कर मैं संगीता के घर जाने के लिए तैयार हो गई। एक रिक्शे में बैठकर मैं उनके घर पहुंच गई। संगीता घर में नहीं थी। नौकर से साहब का कमरा पूछकर मैं दनदनाती हुई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंची। नौकर ने कमरे के अंदर जाकर साहब को मेरे आगमन की सूचना दे दी। फिर मुझे अंदर जाने का इशारा करके वह किसी काम में लग गया। दरवाजे पर लहराता पर्दा एक और खिसकाकर मैंने अंदर प्रवेश किया तो सभी शब्द मेरे हलक में ही सूख गए। सामने कुर्सी पर एक ऐसा इंसान बैठा हुआ था जिसकी कमर के नीचे दोनों टांगें गायब थी। उसे इंसान न कहकर सिर्फ एक धड़ कहा जाए तो बेहतर होगा। आ जाओ सरिता, मुझे विश्वास था जीवन में दोबारा तुमसे मुलाकात अवश्य होगी। एक दर्दिला चिर परिचित स्वर गूंज उठा। उस पुरुष को पहचानकर मेरा रोआ रोआ सिहर उठा था। पैरों तले जमीन खिसकती जा रही थी। यह कोई और नहीं, मेरे भूतपूर्व पति नीरज थे। इनसे वर्षों पहले मेरा तलाक हो चुका था। फिर मैंने दीपक के साथ नई दुनिया बसा ली थी और दीपक को अपने अतीत से हमेशा अनभिज्ञ रखा था। अब नीरज को देखकर
मेरे कड़वे अतीत का वह काला पन्ना फिर से उजागर हो गया था, जिसकी यादें मेरे मन की गहराइयों में दफन हो चुकी थी। वर्षों पहले माँ बाप ने बड़ी धूमधाम से मेरा विवाह नीरज के साथ किया था। नीरज एक कुशल वास्तुकार थे, घर भी संपन्न था। विवाह के प्रथम वर्ष में मैं एक सुंदर स्वस्थ बेटे की माँ बन गई थी। फिर हमारी खुशियों पर एकाएक वज्रपात हुआ। एक सड़क दुर्घटना में नीरज की दोनों टांगों की हड्डियां टूटकर चूर चूर हो गई थी। जान बचाने हेतु डॉक्टरों को उनकी टांगें काट देनी पड़ी थी। एक अपाहिज पति को मेरा मन स्वीकार नहीं कर पाया। मैं खिन्न उठी, बात बात पर लड़ने चिड़चिड़ाने लगी। मन का असंतोष अधिक बढ़ गया तो मैं नीरज को छोड़कर मायके में जाकर रहने लगी थी। मायके वालों के प्रयासों के बाद भी मैं ससुराल जाने को तैयार नहीं हो पाई, तो सबने मुझे दुखी देकर मेरा तलाक कराने के लिए कचहरी में प्रार्थना पत्र दिलवा दिया। मैं नीरज से छुटकारा पाकर किसी समर्थपूर्ण पुरुष से विवाह करने के लिए अत्यंत इच्छुक थी। एक दिन हमेशा के लिए हमारा संबंध विच्छेद हो गया। कानून ने नीरज की विकलांगता के कारण हमारे बेटे विनोद को मेरी सुपुर्दगी में दे दिया। विनोद की वजह से मेरे पुनर्विवाह में अड़चनें आने लगी। बच्चे वाली स्त्री से विवाह करने के लिए कौन पुरुष तैयार हो सकता था। मेरे मायके वाले भी विनोद की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लादने के लिए तैयार नहीं हो पाए। इन सब बातों की जानकारी हो जाने पर एक दिन नीरज की माताजी मेरे मायके आ पहुंची। उन्होंने रो रो कर विनोद को मुझसे ले लिया। नीरज की माताजी प्रसन्न मन से वापस लौट आई। मेरा बोझ हल्का हो गया था। विनोद की जुदाई के गम से अधिक मुझे दूसरे विवाह की अभिलाषा थी। एक दिन मेरा विवाह दीपक से संपन्न हो गया। हम दोनों का यह दूसरा विवाह था। दीपक विधुर थे। विवाह की पहली रात ही हम दोनों ने अपने अपने अतीत को हमेशा के लिए भुला देने की प्रतिज्ञा कर ली थी। फिर एक दिन मायके जाने पर मुझे मालूम हुआ कि नीरज की माताजी नीरज और विनोद को लेकर किसी अन्य शहर में चली गई हैं। बैठो सरिता, खड़ी क्यों हो? लगता है मुझे अचानक देखकर हैरान रह गई हो। तुमने तो समझ लिया होगा मैं कहीं मरखप गया होगा। नहीं नीरज, ऐसा मत कहो। सभी को जीवित रहने का पूरा पूरा अधिकार है। मेरे मुंह से अचानक निकल गया और मैं एक कुर्सी पर निढाल सी बैठ गई। मेरे जीवित रहने का अधिकार तो तुम छीनकर ले गई थी सरिता। तुम छोड़कर चली गई तो मैं लाश बनकर रह गया था। अगर संगीता का सहारा नहीं मिला होता तो मैं अब तक अवश्य मर चुका होता। आज संगीता की बदौलत ही मैं इतनी बड़ी फर्म का मालिक बना बैठा हूँ। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी मेरे आंसू रुक नहीं पाए। मैंने मुंह फेरकर रुमाल से अपना चेहरा साफ किया। नीरज कहते जा रहे थे, तुम्हें वह नर्स याद है जो मेरी देखभाल के लिए माँ ने घर में रखी थी? वह शर्मीली सी छुई मुई लड़की सिन्नी। ओह, मैं अब समझी कि मुझे संगीता जी का चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। तुम सिन्नी को नहीं पहचान पाई, परंतु सिन्नी ने पहली बार देखकर ही तुम्हें पहचान लिया था। उसने मुझे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी आर्थिक स्थिति और रहन सहन के बारे में सभी कुछ बतला दिया था। मैं तुम्हारी यथासंभव सहायता करने के लिए तुरंत तैयार हो गया था। मेरे आग्रह पर संगीता ने कदम कदम पर तुम्हारी और तुम्हारे पति की मदद की थी। मेरे पैर मौजूद होते तो मैं खुद चलकर तुम्हारे घर आता, तुम्हारे सामने दौलत के ढेर लगाकर कहता, जितनी दौलत की आवश्यकता हो लेकर अपनी भूख मिटा लो। तुम इसी वजह से मुझे छोड़कर गई थी कि मैं अपाहिज हूँ, दौलत पैदा करने में असमर्थ हूँ, तुम्हें पूर्ण शारीरिक सुख नहीं दे पाऊँगा। कहते कहते नीरज का गला भर आया था। बस रहने दो नीरज, मैं और अधिक नहीं सुन सकूंगी। मैं रो पड़ी। एक जहरीली चुभती हुई यादगार ही तो हूँ, भुला क्यों नहीं दिया तुमने मुझे? कैसे भुला पाता कि मेरे विनोद की तुम माँ हो। विनोद कहाँ है? नीरज, वह कैसा है? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? मैं व्यग्र होकर कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। नीरज अपने आप को संयत कर चुके थे। विनोद से तुम संगीता के दफ्तर में मिल चुकी हो। वह संगीता के बराबर वाली कुर्सी पर बैठकर दफ्तर के कामों में उसका हाथ बटाता है। अब वह एक प्रसिद्ध वास्तुकार है। तुम्हारे मकान का नक्शा उसी ने तैयार किया था। सच, वही मेरा विनोद है। हर्ष व उत्तेजना से मैं गद हो उठी। मेरी आंखों के सामने वह गोरा स्वस्थ युवक घूम गया जिससे मैं कई बार मिल चुकी थी, बातें कर चुकी थी। मेरे मकान के मुहूर्त पर वह संगीता के साथ मेरे घर भी आया था।
अचानक मेरे मन में एक अनजाना सा डर उभर आया। क्या विनोद जानता है कि मैं उसकी माँ हूँ? नहीं, वह उस माँ से नफरत करता है जो उसके अपाहिज पिता को छोड़कर सुख की तलाश में अन्यत्र चली गई थी। वह संगीता को ही अपनी सगी माँ मानता है। जानती हो सरिता, वह मुझे कितना चाहता है। मेरे बिना भोजन भी नहीं करता। नीरज, मेरी एक बात मानोगे? कहो सरिता। विनोद से कभी मत कहना कि मैं उसकी माँ हूँ। यही कहना कि संगीता ही उसकी असली माँ है। रोती हुई मैं नीरज के कमरे से बाहर निकल आई। जिस पौधे को मैं उजाड़ कर चली गई थी, संगीता ने उसे जीवन दान देकर हरा भरा कर दिया था। मैं सोचती रह गई कि स्वार्थी संगीता है या मैं। कितना गलत समझ बैठी थी मैं संगीता को। इस महान नारी ने 2 बार मेरा घर बसाया था। एक बार अपाहिज नीरज और मासूम बेसहारा विनोद को अपनाकर और दूसरी बार मेरा मकान बनवाकर। मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गई। घर वापस लौटी तो मेरे चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखकर बच्चे और दीपक सब सोच में पड़ गए। एक साथी मुझसे कारण पूछने लगे। मैंने एक गिलास पानी पिया और इत्मीनान से बिस्तर पर बैठकर दीपक से कहने लगी, सुनो, तुम संगीता जी के दफ्तर में जाकर उन्हें और उनके पूरे परिवार को रात के खाने के लिए आमंत्रित कराओ। उन्होंने हमारे लिए इतना सब किया है, हमारा भी तो उनके प्रति कुछ फर्ज बनता है। बच्चे हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। दीपक मेरी ओर ऐसे देखने लगे जैसे कह रहे हो, औरत सचमुच एक पहेली होती है, उसे समझ पाना असंभव है।